ब्लैक कॉमेडी जो भी होगी वो आपकी सोसाइटी की अक्कास हो। अच्छा, मुझे तो लगता है कोई भी नॉर्मल नहीं है आज की दुनिया में। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, एंड हाँ, परफेक्टली मुझे तो ओके। भी, मैं खुद इस नियत से भी नहीं लिखता कि मुझे अपने आप को कोई बहुत कंट्रोवर्शियल राइटर लोगों से तस्लीम करवाना है, बिल्कुल ये वजह नहीं है। बात ये कि मैं जब मौजू लिख रहा होता हूँ, मुझे लगता है एक मौजू अगर आपने लिया है तो आप उसको उसके सियाक़ो सबाक़ के साथ ना पेश करें। भाई बात ये कि सेक्स कोई मतलब कोई एक बुरी चीज थोड़ी है। मतलब अगर कोई आदमी सेक्स के लिए वो करता है, मतलब जाहिर सी बात है सेक्स है जब भी तो शादियां हो रही हैं। मतलब सेक्स नहीं होता तो हम जब बात करते हैं अदब की, लिटरेचर की, तो हम ट्रेस बैक करते हैं वो यूनानी ड्रामों को, वो ग्रीस के कल्चर को, और वहाँ से फिर अदब की सारी फॉर्म्स ने इवॉल्व किया। फिर शेक्सपियर की भी जब हम बात करते हैं तो वो ड्रामास की बात करते हैं। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी तक आते आते हमारे खित्ते में ड्रामा एक छोटी सिल्फ बन गया और उसको थोड़ा सा नीचे रख दिया गया अदब की फॉर्म्स में। लेकिन फिर आगा हशर कश्मीरी के ड्रामे थे, और उसके बाद फिर हमारे कुछ अदीब पार्ट टाइम ड्रामा निगारी भी करते थे। लेकिन बहुत अरसे के बाद एक ड्रामा निगार ऐसे आए जिन्होंने वाकई आवाम की नब्ज पे हाथ रखा, और जो माशरे में चलते फिरते लोगों का जहनी खलफशार है वो हमें पर्दा स्क्रीन पर दिखाया। फसीह बारी खान, अस्सलाम वालेकुम फसीह भाई। कैसे हैं आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जो ड्रामा निगार बनना था, इसका बीज बचपन में रख दिया गया था या आपको बचपन से ही शौक था? ये कब चीज हुई? थोड़ा सा अपनी लाइफ का जर्नी बताएं ड्रामा निगार बनने तक। अच्छा, इसका जवाब जो है ना बड़ा घिसा पिटा है। मैं सोचता हूँ काश ये घिसा पिटा जवाब नहीं होता, लेकिन है कि बचपन से ही शौक था मुझे। और ड्रामे लिखने का? ड्रामे लिखने का नहीं, लिखने का। ठीक है। जाहिर सी बात है, जब मैं छोटा बच्चा था और मैं अपने इर्द गिर्द जो दुनिया देखता था वहां मुझे किताबें नजर आती थी, वहां मुझे लोग नजर आते थे जो उन किताबों से मोहब्बत करते थे। खुद मेरे घर में मेरी वालदा जो थी वो बहुत ज्यादा मुताल्ले की शौकीन थी, तो बड़ा घर में किताबें आती थी, रसायल आते थे। और सबसे अच्छी बात है जो मैं कहता हूँ, शुक्र है कि मेरी जो वालदा थी उनको डाइजेस्टों का शौक नहीं था, उनको अदबी चीजें पढ़ने का शौक था। तो ये मंटो हो गए, राजेंद्र सिंह बेदी हो गए, गुलाम अब्बास, तो ये सारी ये जो चीजें थी ना, ये लिटरेचर घर में ही मौजूद था। तो जाहिर सी बात है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं इस तरह की चीजें, और आप जब बहुत छोटी एज में वो चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें मतलब जाहिर सी बात है सच्चा लिखा हुआ हमेशा इंसान के अंदर ना एक नक्श की तरह जम जाता है। तो वो चीजें मेरे अंदर जम गई थी। मतलब शुरू में जब मैं पढ़ता था, मुझे याद है कि इतना जाहिर सी बात है इब्लाग का मसला होता है, जब एक कम उम्र का बच्चा उन चीजों को पढ़ता है उसको नहीं, लेकिन उसको अच्छा लग रहा होता है वो पढ़ना। क्योंकि उसके बाद मुझे याद है कि मैंने जब ये बच्चों के रसायल और दूसरी चीजें पढ़नी शुरू की तो मुझे मजा नहीं आया। मुझे लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है, कहीं कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीजें समझ में नहीं आती, कुछ अल्फाज समझ में नहीं आते, लेकिन ये मुझे पढ़ना जो है ना ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मतलब जब मैं पढ़ना शुरू हुआ तो फिर मुझे दिल चाहा कि मुझे कहानी कोई लिखनी चाहिए, कोई छोटी सी कहानी लिखनी चाहिए। अच्छा, मैं करता हूँ कोशिश। फिर मुझे याद है कि मैंने एक छोटा सा अफसाना, शॉर्ट अफसाना, उसका नाम था कव्वे का राग। मुझे अभी भी याद है, मैं 6th में था या 7th क्लास में था, 7th क्लास में था, मैंने वो लिखा और एक जगह मैंने भेज दिया उसको, पब्लिश हो गया। हाँ, और मजे की बात है कि वो पब्लिश भी हो गया। कोई बहुत बड़ा जरीदा नहीं था, एक छोटा सा जरीदा था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई थी। फिर उसी हवाले से जब ये मैंने प्रिंट, तो वो बाद में हुआ, मैंने ये जो छोटा सा अफसानचा था, एक होती हैं शीन फरोख होती थी शीन फरोख, जो मशरिक में होती थी और बड़ी जिसे कहना चाहिए प्रोग्रेसिव खातून, बहुत अच्छी खातून। तो मुझे याद है वो एक जमाने में उनका एक रिसाले में आता था कॉलम जिसका नाम होता था नफ्सियाती उलझने। तो उसमें उसमें होता था, लोग उनसे पूछते थे कि भाई ये चीज है हमारी जिंदगी में, वो है तो हम इसको किस तरह वो साइकोलॉजिस्ट। हाँ, तो वो बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा उनका जो स्टाइल था ना, शायद मुझे लगता है मुझे उनका वो स्टाइल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो बड़ा आम फहम सा था और बहुत दोस्ताना सा था। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब लोग इतने दोस्ताना रवैया लोगों का नहीं होता, जैसे अब तो बुजुर्ग भी बड़े कूल हो गए ना, चिल हो गए, उस जमाने के नहीं थे इस तरह के। तो वो बड़े अच्छे तरीके से जवाब देती थी। तो मुझे लगता था यार ये तो बड़ी अपनाइयत है, मैं भी पूछता हूँ, क्योंकि मुझे था कि आया मैं लिख भी सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो मुझे याद है मैंने अपना यही अफसाना उनको भेजा और मैंने कहा आप मुझे बता दें कि आया मैं लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि अगर आप कहेंगे ना कि मैं नहीं लिख सकता तो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा। तो मुझे याद है कि मैंने उनको भेजा, फिर मुझे तो लगा पता नहीं जवाब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगले ही हफ्ते मेरा खत था, नाम भी मेरा था, और उसमें उन्होंने कहा नहीं तुम लिख सकते हो, तुम जरूर लिखो, और तुम्हें जब
फुर्सत हो तुम मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। तो फिर मुझे याद है वो PCHS में उस जमाने में उनका दफ्तर था, बड़ी एक लंबी सी कराची की दोपहर जो गुजरती नहीं थी ना, हम तो यही कहते हैं, हम जब तसव्वुर करते हैं दोपहरों का, जब इतनी मतलब जराए भी नहीं थे ना, तो वो लगता था वो दोपहरें काटना बड़ा मुश्किल लगता था। तो उसी एक दोपहर में मैं उनके पास गया, मेरी उनसे बात हुआ, तो इन्होंने मुझे इतना ज्यादा इनकरेज किया। फिर मुझे याद है उसके बाद मैंने मैट्रिक किया था, तो मैट्रिक के बाद उसी रिसाले में आया कि जी हमें 9 कंट्रीब्यूटर्स की जरूरत है लिखने के लिए। तो मैं गया वहाँ, वो शीन फरूख थी, उन्होंने मुझे काम दिए बहुत सारे जो मैंने करने शुरू किए। एक तरह से सहाफत में मेरा आगाज था, तरबियत मेरी शुरू हो गई, क्योंकि उनके साथ जब मैं रहा तो मुझे बड़ा सीखने को मिला, उनकी जो बातें थी और उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे ग्रूम किया। साफ बात है। डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन भी है आपकी ड्रामे की? मेरी फॉर्मल नहीं है कुछ भी। मैंने हाँ एक इस लिहाज से कह सकते हैं कि मैंने एक कोर्स किया था ड्रामा राइटिंग का, और उसमें थिएटर भी था, उसमें वो भी था। असल में ये यूनेसेफ वालों ने करवाया था कराची में, तो वो बड़ा कामयाब रहा था। आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने कराया था। तो फिर उसके बाद फिर यूनेसेफ का तो इनको ताबुन नहीं था, लेकिन ये आर्ट्स काउंसिल वालों ने खुद ही एक इस तरह की एक वर्कशॉप जो है वो इन्होंने वो की थी। तो उसमें मैंने वो लिखने का मैं चला गया, और मेरे लिए अच्छी बात ये हुई वहां जाना। हालांकि उससे पहले की जो वर्कशॉप्स थी वो बहुत ज्यादा कामयाब थी। ये जरा थोड़ी सी जाहिर सी बात है, यूनेसेफ का बजट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये बड़ा जिसे कहना चाहिए मफलूकुल हाली में हो रही थी। लेकिन मुझे फायदा ये हुआ कि वहाँ हमीद काश्मीरी ड्रामा राइटर जो थे वो वहाँ हमारे टीचर थे, वो हमारी क्लासेस लेते थे हफ्ते में 3 दिन आके। तो वो जब मुझे तो उनका नाम, क्योंकि उस जमाने में बड़ी उनकी चीजें, कॉफी हाउस और उनके बड़े 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 सीरियल्स और ये वो, तो मैंने कहा चलो इनसे तो मुझे सीखने को मिलेगा। तो वहां मैं जाता था। वहां धीरे धीरे क्या हुआ कि सबका इंटरेस्ट लूज होता गया, सब गायब हो गए, सिर्फ 2-3 लड़के रह गए थे। तो हमें फायदा ये हुआ कि हम 2-3 जो लड़के रह गए थे, हमें पूरा पूरा वक्त मिला हमीद साहब का। तो उन्होंने, हमीद साहब ने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत वो किया। बल्कि मुझे याद है कि उसी दौरान क्या हुआ कि वो एक सीरियल था उनका जो वो लिख रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो उन्होंने एक एपिसोड लिखा था, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। उन्होंने कहा कि वो PTV का था, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब स्टूडेंट है मेरा और मुझे पता है कि लिख सकता है। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि उन्होंने मुझे बुला लिया। तो फिर मैंने उनके लिए लिखा। वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू वर? नहीं, वो फर्स्ट नहीं था, लेकिन उससे पहले मैं छोटे छोटे काम कर चुका था, छोटे छोटे काम। किस ईयर की बात है ये? बात होगी हमीद काश्मीरी वाली बात तो होगी, आई थिंक मेरे ख्याल से 94 की बात होगी। ये 94 की बात होगी। हाँ 94 की बात होगी। अच्छा, मेरा जो पहला लिखा हुआ जो टीवी के लिए जो मेरा काम था, जो मतलब ऑन एयर गया, वो 99 में गया मेरा। ठीक है। सो 90s में आपका नाम बनना शुरू हो गया? हाँ 90 में ही हुआ, क्योंकि हमीद साहब से मैं मिला तो उनसे मैं राब्ते में ही रहा काफी अरसे तक। तो बहुत बाद में जाके मतलब ये जो मैं ड्रामे का बता रहा हूँ PTV का, ये बात की बात है, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे याद रखा, ये बड़ी बात थी मेरे लिए। इट्स मोर ऑफ अ तरबियत। एक ड्रामे के साथ ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है। हमारे मरीजों को भी कुछ लोग कहते हैं ये ड्रामे करते हैं। सो आप भी बचपन में ड्रामे करते थे, या कोई इस तरह की एलिमेंट था कि यू यूज्ड टू फैंटेसाइज अ लॉट, यू यूज्ड टू मैनिपुलेट अ लॉट? कोई पर्सनालिटी में ऐसी चीज थी? यार मैं एक बात बताऊं, मैं अपने बचपन में मेरे ख्याल से मैं अपने खानदान का सबसे शैतान बच्चा था। मैं बहुत ज्यादा शैतान बच्चा था, मैं बहुत शरारतें करता था। मतलब इनफैक्ट मेरी वालदा है ना, वो ये कहती थी, मैं कभी बाद में जब मैं बड़ा हो गया, मैं मम्मी से कहता था फलां के बारे में ना, मैं कहता था वो इतना तेज बच्चा है, इतना बदतमीज है। मम्मी कहेंगी जब तुम्हें मैंने देख लिया ना, उसके बाद मुझे सारे बच्चे बहुत रूह अफ़ज़ा के पीछे आप ही है। अच्छा, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि भाई आपके अंदर का जो एक बच्चा है ना, उसको जिंदा रहना चाहिए। मुझे ना बड़ा बनने का शौक है, मुझे लगता है मैं छोटा अच्छा हूँ। ड्रामे और सोसाइटी का ना, ड्रामे से मेरी मुराद टीवी ड्रामा, एक बाई डायरेक्शनल लिंक है कि सोसाइटी में जो चल रहा होता है वो ड्रामा निगार को इफेक्ट करता है और वो ड्रामा लिखता है, और जो ड्रामे वो लिखता है सोसाइटी देखती है, सोसाइटी शेप होती है। सो ये बैलेंस कैसे होता है कि ड्रामा निगार पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वाकई सोसाइटी को एजुकेट करे, जिसको इंफोटेनमेंट भी कहते हैं? अच्छा देखिए, मैं बताऊं, हर राइटर का मेरे ख्याल से इसमें अलग अलग नजरिया होता है। बहुत से कहते हैं कि जी जैसे अक्सर हमारे इधर ड्रामा, कोई भी ड्रामा होता है, इसमें मैसेज क्या था, इसमें पैगाम क्या था, लोग ये कहते हैं। मेरी ये राय नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब मैं ड्रामा लिखता हूँ, ड्रामा जो है ना वो कहानी है, और कहानी जो है ना मतलब ठीक है, वो कभी आपके हिसाब से चलती है, कभी लोगों के हिसाब से चलती है। हो सकता है कभी इसमें वो एलिमेंट भी आ जाए जो लोग आपसे तवक्का करते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा ना, तो मुझे लगता है आपको सिर्फ अपनी कहानी पे वो करना चाहिए। मुझे ये नहीं करना चाहिए आप ये सोच के ना बैठेंगे ये मैं इस इशू पे कर रहा हूं, मैं इस पे वो करूंगा, मैं इसको बहुत हाईलाइट करूंगा। मुझे लगता है कहानी को ना उसके कुदरती बहाव में हमें
बहने देना चाहिए, जिस तरह जिंदगी अपने कुदरती बहाव जी। लेकिन अब बदकिस्मती से मुझे लगता है कि अब ना या तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल चीजें हैं, बहुत क्लीशे चीजें हैं, जो जाहिर सी बात है चैनल्स वाले जो होते हैं वो कहते हैं आप इस तरह का लिखें, या फिर लगता है कि आप फोर्सफुली लोगों के ऊपर ना मतलब उन चीजों को इम्पोज कर रहे हैं। हाँ, जो मैं कहता हूँ कि लोगों को आप लेवल रेज कर सकते हैं। हाँ जी, ये ड्रामा निगार और चैनल्स, जी जी, ये नहीं है कि लोगों की यही डिमांड है। हाँ, तो मुझे लगता है कहानी का जो एक कुदरती और फितरी बहाव है ना, हमें कहानी को उसमें बहने देना चाहिए। हमें नहीं वो करना चाहिए कि आप उसमें ठप्पे लगाते जाएंगे, अब मैं इस तरह करूंगा, अब मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मुझे मतलब मेरा अपना एक पर्सनल वो है, हो सकता है बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक ना कुदूसी करें। साहब की बेवा, हाँ, जिस तरह मंटो का एक अफसाना, अगर ठंडा गोश्त भी होता तो बहुत कम मंटो जिंदा रहते। कुदूसी साहब की बेवा आपको जिंदा रखेगा। ये शाहकार और इसका जो एक आइडिया और कॉन्सेप्ट है, ये क्योंकि मोजाती ही एक काम है जो टीवी पे हुआ, ये कहाँ से आया और कैसे हुआ? अच्छा, मुझे ना हंसी आती है कुद्दूसी साहब की बेवा का। जैसे अक्सर जो फैंस भी हैं या जो लोग पसंद करते हैं वो समझते हैं कि यार इसमें पता नहीं कितनी क्रेजी है, पता नहीं कितने सालों का। मैं आपको बताऊं, ये तो कुद्दूसी साहब की बेवा तो इतना हादसाती कोई प्रोजेक्ट है कि मतलब एक हफ्ते के अंदर कहा गया कि जी आप लिख भी दें ड्रामा, डायरेक्टर जो है इसको शूट भी कर ले और एडिटर उसको एडिट भी कर दे, हमें नेक्स्ट वीक चलाना है। तो आप सोचें जब इस तरह का कोई इशू, आपको कोई इस तरह का टास्क मिल जाए तो मतलब उसको वो करना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल मींस मतलब ये होता है ना कि एकदम आपकी समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट किसका था? आपका था? कॉन्सेप्ट मेरा था। मैंने इनसे कहा, ये लोग असल में चाह रहे थे कि हम एक कॉमेडी का हमारा स्लॉट है, हम चाहते हैं कि 40 मिनट की, क्योंकि कॉमेडी हमेशा आपने देखा सिटकॉम होते हैं, ये कॉमेडी ड्रामा है। हाँ, अब ये एक बहस अलग है, मतलब उनका मैं एक वो बता रहा हूँ। बेसिकली इसकी तो मैं हमेशा कहता हूँ ये ब्लैक कॉमेडी है कुद्दूसी साहब की बेवा, और इसकी जो मेरे ख्याल से इसमें जो लाइन है वो तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव किस्म की लाइन है। तो जब इन्होंने कहा ना कि हमें ऐसा चाहिए, तो मैंने कहा देखिए हम किरदारों पे खेल सकते हैं, क्या कि आप ये तवक्का मत करें कि इसमें ये बैंग होगा, इसमें ये उतार चढ़ाव होंगे। मैंने किरदारों की कहानी है जैसे रोजमर्रा की हमारी जिंदगी की होती है ना। जैसे मुझे और जो मेरे दोस्त है मजहर मोइन, जिनके साथ मैंने किया, हम लोग है ना अब 70s और ये जो अर्ली 80s, हम लोग उस एरा से बड़े जिसे कहना चाहिए ना ऑब्सेस्ड है हम लोग ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार वो दौर जो था ना उसमें एक जो मोहल्लेदारी सिस्टम, लोगों का एक दूसरे के साथ रब्त, वो चीज ना मुझे बड़ी बड़ी जिसे कहना चाहिए अपील करती थी। और हम ये कहते थे कि अब देखो ये चीजें खत्म होती जा रही है, सारी चीजें, वो लोग खत्म होते जा रहे हैं। अब जब मैं क्योंकि कराची का परवरदा हूँ, कराची में रहा, फिर जो मेरा जो मोहल्ला था, मैं नाजमाबाद में रहता था, वो बड़ा ही रिच था, हर तरह के लोग उसमें, हर कौमियत और हर जबान बोलने वाले लोग होते थे। तो वो चीजें जाहिर सी बात है जब आप बच्चे होते हैं ना तो आपके हाफजे में बहुत सारी चीजें महफूज रह जाती हैं। मतलब आप देखिए वो आपके लाशऊर में एक नाज़माबाद बसा हुआ था। तो मुझे ऐसी लगा उसमें बहुत से किरदार थे, आयशा की अम्मी, तो नुसरत की अम्मी, तो फला फला। तो जैसे लोग कहते हैं ना कुद्दूसी साहब की बेवा, मतलब मैं क्या ये किसी एक औरत की इंस्पिरेशन नहीं है, इसमें कई औरतें यज्ञ हैं, क्योंकि उसमें मैंने कई औरतें, कई 2-3 जो जमाने की जो बुजुर्ग खवातीन थी, उनके जो सारे वो थे ना, सारी चीजें, उनको मैंने यकजा किया। तो मैंने फिर उन लोगों से यही कहा, वो एआर भाई वाले ये बात है कि यार भाई, क्योंकि एक तरह से होम चैनल हो गया मेरा, तो वो लोग कभी आपकी बात को रद्द नहीं करते। तो मैंने कहा कि हमने देखे कुछ अपने टेलीफिल्म्स वगैरह की थी, उसके कुछ किरदार हैं, तो मुझे लगता है कि हम उनको और कुछ अपने उसमें कुछ नई चीजें, क्योंकि बेसिकली ये जो कुद्दूसी साहब का आइडिया, ये रौनक जहां का नफसियाती घराना एक हमारा होता, तो उसमें अम्मा और वदूद वो किरदार थे, उसके अंदर बहनों के भी कैरेक्टर्स थे। फिर एक हमने किया था शकूर साहब, जिसमें हिना ने तबस्सुम का रोल किया था, जो बाद में रूह अफ़ज़ा बना। तो वो समझे उसी को दोबारा से वो करके रिवाइव करके और एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके। डायलॉग्स भी आपने लिखे, सब सारी चीजें, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, कहानी। और हिना दिल पजीर के जो इतने कैरेक्टर्स और उनको कंसीव, वो सारा दैट वाज ऑल योर थॉट। अच्छा, वो ना एक हो गया, जैसे हमारे जहन में नहीं था, हमारे जहन में था क्योंकि हिना ने, शकूर साहब ने भी 4 कैरेक्टर्स किए थे, तो हमारा यही था कि हिना बद्रिका का कर लेगी, हिना अम्मा का कर लेगी, और रूह अफ़ज़ा का कर लेगी, ये 3 थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब कर रहे थे वो एक अजीब सा, मैंने आपको, हम उससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो एक माहौल कुछ इस किस्म का बन गया था ना कि उसमें बहुत ज्यादा हम लोग एक दूसरे से बात भी करते थे, हम डिस्कस भी करते थे, और हम सब बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कुद्दूसी साहब की बेवा के बारे में जज्बाती थे, चाहे हिना हो, चाहे मजहर हो, चाहे मैं हूं, क्योंकि हमें लगता था ये हमारा
अपना प्रोजेक्ट है। और दूसरे लोग भी, इनफैक्ट बदर खलील ने इतना ज्यादा, हालांकि एक जमाने में उनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन भाई वो जो पंक्चुअल थी और वो जिस तरह अपने काम के साथ उनकी कमिटमेंट थी, सारे लोग, चाहे शहनाज परवेज हो, रूसा हो, मर गए बहुत से लोग, मिर्जा शाही का इंतकाल हो गया, उबैदा अंसारी नहीं रही, और बहुत सारे लोग नहीं रहे ना, मकसूद भाई नहीं रहे। तो वो जो एक एनवायरनमेंट था ना, उसमें हमें लगा कि हमें तजुर्बात करने चाहिए। और ये सारा ऑन एयर होने से पहले शूट हो गया था, लग गया था कि आपने नहीं, साथ साथ मैंने आपको बताया, जब एक हफ्ते के नोटिस पे आप एक सीरियल, तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आपने क्या, मैंने अलग कुछ सोच के नहीं लिखा था, बस ये था कि एक आपके सर पे एक वो आई थी कि आपको लिखना है तो आपको करना है। मतलब मैं कोई लंबी चौड़ी कुछ प्लानिंग ही नहीं थी उसके अंदर, बल्कि साथ साथ करते जाते थे। लेकिन हाँ, ये चीज जो डायरेक्टर था मजहर मोइन, उसके अंदर भी ये चीज अच्छी थी कि वो चाहता था कि हम इसको एक्सपेरिमेंटल, मजहर चाहता था कि हम इसको एक्सपेरिमेंटल टाइप का बनाए, इसको टिपिकल किस्म की जो एक कॉमेडी होती है वो नहीं करे, रोजमर्रा की कॉमेडी हो, ब्लैक कॉमेडी हो। तो बात ये होती है कि इस तरह की चीजें हजम करना मुश्किल होता है। पहले ये बताएं ब्लैक कॉमेडी क्या होती है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, ब्लैक कॉमेडी मैं समझता हूँ जैसे एक तो कॉमेडी होती है ना आपकी, आप गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक होती है ब्लैक कॉमेडी, बेसिकली जो उसकी वजह होती है ना वो ये है, वो एक बहुत सीरियस टॉपिक होता है, वो एक बहुत सीरियस टॉपिक होता है ब्लैक कॉमेडी में, कि जिसको आप बहुत हल्का करके या उसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए काबिले बर्दाश्त बनाते हैं ताकि वो डाइजेस्ट कर सके ना, मतलब वो करते हैं। और उसमें बेसिकली आप देखें, ब्लैक कॉमेडी जो भी होगी वो आपकी सोसाइटी की अक्कास होगी, बैनुसतूर सोसाइटी नजर आ उसमें रही है। ये नहीं होगा कि ब्लैक कॉमेडी का मतलब नहीं कि सिर्फ आप हंसा रहे हैं, उसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं होता कि आप हंसा रहे हैं। हंसी में बहुत आंसू छुपे होते हैं। हाँ, जैसे दूसरी कॉमेडी होती है ना कि उसमें आपने पीछे से हंसी के वो भी लगा दिया, आपने गिरा भी दिया, आपने वो भी कर दिया। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सच्ची कॉमेडी होती है ना, वो एक मतलब वो बेसिकली देखा जाए वो आपके ऐद का नोहा होती है ब्लैक कॉमेडी। मैं एज ए साइकाइट्रिस्ट भी जब उस ड्रामे को देखता हूँ ना, हम साइकाइट्रिस्ट को लोग मुआशरे का डस्टबिन कहते हैं, तो जिसका जो मसला है, नफ्सियाती उलझन है, उसने हमारे अंदर आके फेंक दिया हमारे पास। तो उस ड्रामे में जितने भी किरदार हैं, उन सारों की जो नफ्सियाती उलझने हैं और जहनी खलफशार है, वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि कोई एक भी किरदार बगैर कॉन्फ्लिक्ट के एक आम जिंदगी बसर करे, जो हम बहुत लोग होते हैं। सो ये आपका फोकस हर किरदार के नफ्सियाती खलफशार को अयां करने का क्यों था? उसमें कोई 2, 4, 6, 8, 10 नॉर्मल लोग भी जो जिंदगी की गाड़ी चला रहे होते हैं बगैर खलफशार के, वो क्यों नहीं दिखा? अच्छा, मुझे तो लगता है कोई भी नॉर्मल नहीं है आज की दुनिया में। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मुझे तो, मैं तो इस चीज पे, जैसे बहुत से लोग, अच्छा मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो, जैसे कुदूसी साहब की बेवा का मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 एक्सट्रीम्स मिली है मुझे ना। एक तो ये कि जो लोग पसंद करते हैं वो कहते हैं बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में एक एक्सट्रीम वो भी है जो कहते हैं कि ये बहुत ही बकवास तरीन चीज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फजूल चीज है ना। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस तरह के, मुझे ऐसा लगता है जब आप फर्ज करें, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके अंदर ये आदतें मौजूद हैं जो एक किसी बुरे किरदार में हो सकती है ना। तो क्या होगा कि जब मैं वो देखूंगा ना, मेरे सामने वो किरदार आ रहा होगा, मैं उससे नफरत कर रहा होता हूँ, जबकि हूं असल में मैं वही। तो हमें वो ये ने हमें बताया ना कि वही आइडेंटिफाइंग, हाँ, सरे आईना मेरा अक्स है, फसे आईना कोई और है। तो लोग ना ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग, मैंने देखा सच को, और हमेशा ही होता है मेरी, जब भी कुछ मैं लिखता हूँ तो लोगों की तरफ से बड़ा रिएक्शन आता है, और बहुत एक अच्छा वाला तो आता ही है, लेकिन उससे ज्यादा शिद्दत से एक बुरा वाला भी आता है ना, जिसमें लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। लोग समझते हैं ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरी चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ, मैं पहले बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था इन चीजों से, अब मैं बड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई इस तरह की बात है कि सच अगर आप कहेंगे, सच तो लोगों से हजम होगा ही नहीं। मतलब, और मेरे अंदर साफ बात है, इतनी वो नहीं है कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा ढका छुपा के दिखाओ, ये करो। होती है, बाज राइटर्स में होती है, वो बड़े तरीके से दिखा देते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हर राइटर का अपना एक उसलूब होता है, उसका एक अपना बयान होता है। तो मेरे अंदर तो वो साफ बात है, मैं नाअहल हूं इस मामले में। मुझे लगता है जैसा है वैसे दिखा दो, तो वो चीजें लोग तिल मिलाते हैं लोगों को। रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर था, हमने जब किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझाना होता है ना, कि आप अटेंशन सीकर हैं और हर चीज में, तो वो रूह अफ़ज़ा उसकी एक बड़ी परफेक्ट। हाँ, अच्छा, रूह अफ़ज़ा का, और रूह अफ़ज़ा की आप ये चीज देखिए कि हमने जानबूझ के इसमें किया कि उसके दांत बड़े हैं, वो जैसी, लेकिन आप देखें वो कितनी कॉन्फिडेंट है अपने बारे में, कि उसको कोई नहीं है, उसे कोई कहता है, वो आजकल की उसकी तरह नहीं कि किसी के साथ बैठे आपने कहा यार ये तुम्हारा क्या है, इसको सही करवा लो, हाँ जी मैं सही करवा लूंगा, हाँ ये नाक थोड़ी पॉइंटेड करवा दो, ये करवा लो। आप ये देखे, उसको फकर, उसने किसी जगह नहीं कहा कि मैं तो नहीं अपनी वो करूंगी,
एक आध जगह कहती नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगी, कह रही है तो मेरी आइडेंटिटी है, मेरी शनाख्त है। तो मतलब देखा जाए वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप चाह रहे होते हैं कि लोग समझें, तो वो खुशी होती है मुझे कि कुद्दूसी साहब की बेवा में जैसे रूह अफ़ज़ा का किरदार है, लोग समझ जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो चीजों को, जैसे आपने भी बात की, दूसरे लोग भी जब वो करते फिर आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी मेरा फेवरेट कैरेक्टर उसमें रूह अफ़ज़ा की अम्मी है। अच्छा, वो मेरी अम्मी का भी बहुत फेवरेट है। एक तो जिस तरह वो हिना ने उस कैरेक्टर को किया, और फिर ये नॉर्मलाइज करना कि एक बूढ़ी औरत भी अगर ताश खेल रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुद्दूसी में एक एतराज ये भी हुआ ना कि जैसे शकूरन, लोग हमारे तो समझते हैं कि एक कोई बुजुर्ग औरत होगी, उसका काम यही है कि जी वो जानमाज पे मुसल्ले पे बैठी है, वो बहू के बच्चों को संभाल रही है, कर रही है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यारी अम्मी जान है, वो बहुत प्यारी खाला है, वो बहुत प्यारी। एक रोल है जो इन्फ्लिक्ट कर दिया जाता है 60 से ऊपर जाकर। भाई इनको वही नहीं पता कि वो क्या, मतलब एक औरत अगर है, मतलब इस एज की भी है, तो उसके अंदर भी एक मजा है, उसके अंदर भी एक हिस्स है ना कोई, तो वो जब तो मार आते हैं और मैंने बहुत एक्साइट होती है और बहुत इस तरह के किरदार है। तो लेकिन क्या हुआ, जब दिखाया उस वक्त लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था, लोग कह रहे हैं क्या वाहियात दिखाया है, क्या वो दिखाया है। तो बात ये कि मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो वो इंसान दिखाता हूँ जो मैंने देखे हुए, मतलब मैं कहता हूँ मैंने जिंदगी से जो लिया है वो जिंदगी को लौटाया, मैंने कोई एग्जैजरेट नहीं किया। ये किरदार ऐसी हैं, ठीक है 19-20 आप करते हैं, मतलब एक आपको लिबर्टी चाहिए होती है टीवी की या उसकी, लेकिन मैं कहता हूँ कि किरदार ऐसी हैं और इस तरह के बहुत होते हैं। अच्छा, मैं अक्सर इस पे थोड़ा सा हम बात भी करेंगे। मैं चूंकि फ्रॉइडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का बड़ा वो हूँ, तो फ्रॉइड ने सेक्स को बहुत ऊपर रखा है और उसके ख्याल से तो जिंदगी का महवर ही सेक्स है। आपके जो किरदार है, अगर हम थोड़ा सा आम लैंग्वेज में बात करें तो वो चाहे मर्द है या खवातीन है, वो बहुत ठरकी है, ठीक है। और ठरक एक हिस्स है अब जो कुछ एक्सेप्ट भी हो रही है, लेकिन उसमें बहुत पर्दे डाल के रखे जाते हैं कि अगर इसकी दाढ़ी है तो ये ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट नहीं हो सकता। इस चीज को जो आपने नॉर्मलाइज किया, आपको नहीं लगता था लिखते हुए कि एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे इस पे भी बैशिंग हो सकती है? आप बहुत हुई है बैशिंग, इस पे हुई है, कुद्दूसी साहब की बेवा पे, फिर मेरा एक था मोहब्बत जाए भाड़ में, उसपे बहुत बैशिंग हुई है। दो जो है मेरी जिंदगी में, दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनपे मतलब मैं कहता हूँ रिकॉर्ड जिसे कहना चाहिए ना, मतलब वो ये कि बाज दफा तो क्योंकि कुद्दूसी साहब जब शुरू में तो मुझे बड़ी वो होती थी, मुझे लगता था पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या, फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझाया, मैं क्या जो बोलता है बोलो। फिर उसके बाद ना मुझे किसी की परवाह थी कोई क्या बोलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को ना अभी तक हमारे क्या है कि बड़ा लोग समझते हैं कि जी अगर माँ है तो वो इतनी पाकीज़ा होगी, बहन होगी तो वो ऐसी होगी, भाई होगा तो ऐसा होगा, बाप होगा तो ऐसा। इन्होंने इंसानों को कभी इंसानों की तरह देखा ही नहीं है। बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको अगर हम मार के चल रहे हैं और राइटर भी वो मरे हुए दिखा रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। क्योंकि मुझे तो हजम ही नहीं होते। और फिर वही बात आ जाती है यार, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही कर रहा हूँ या दूसरे गलत कर रहे, बात ये थे आप ये छोड़ दें कि भाई जहाँ इतने सारे लोग इस तरह के लिख रहे हैं ना, तो वहाँ एक कोई आदमी अगर इस तरह का लिख रहा है तो लिखने दें, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसका। डैशिंग के बारे में आप बता रहे थे। तो बहुत मैं यही बता रहा था कि भाई बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। तो मुझे तो अब मजा आता है, बल्कि अब जब कोई नहीं कर रहा होता तो मुझे बड़ी होती है, तो लोग करते हैं। और लेकिन बाखुदा मैं खुद इस नीयत से भी नहीं लिखता कि मुझे अपने आप को कोई बहुत कंट्रोवर्शियल राइटर लोगों से तस्लीम करवाना है, बिल्कुल ये वजह नहीं है। बात ये कि मैं जब मौजू लिख रहा हूँ तो मुझे लगता है एक मौजू अगर आपने लिया है तो आप उसको उसके सियाक़ो सबाक़ के साथ ना पेश करें, मतलब उसकी बारीकियां हो, उसकी डिटेल्स हो। जैसे कुद्दूसी में आपने कहा, कॉमेडी में हमेशा नहीं होता ना कि आप किरदारों की मतलब आप डेप्थ दिखाएं। तो मतलब मैं जब लिखता था तो मुझे यही होता था कि भाई जो एक किरदार है, जैसे जिंदगी में किरदार होते हैं ना, मतलब ये तो टीवी ड्रामा है हमारा जिसमें सिर्फ अच्छे कैरेक्टर्स होंगे या बुरे कैरेक्टर्स होंगे। मतलब हमने बहुत ही कम, बहुत ही इक्का दुक्का लोगों ने दिखाया होगा कि ऐसे लोग के जिनमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, और वो इंसान भी हैं। तो ये तो हमारे इधर का है ही नहीं। लेकिन एक सेक्सुअल डिजायर या ठरक होने को हम बुराई में तो नहीं कंसिडर कर सकते ना। ठरक तो बहुत ही कोई सतही टाइप की चीज लगती है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि बेसिकली इसको आप एक डिजायर कहते हैं, सेक्सुअल डिजायर। लव के पीछे भी बायोलॉजी तो लस्ट की ही है, लस्ट। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक नॉर्मल इंसान के अंदर तो सबके अंदर ये जज्बा होता है ना। आपके किरदार अगर घुटे हुए मुआशरे में रह रहे हैं, तो फिर तो जिस तरह अगर मकसूद की बीवी के दांत बाहर निकले हुए और बीवी उसको लिफ्ट नहीं करा रही और वो ब्यूटी पार्लर वाली में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन फिर लोग इल्जाम ये भी लगाते हैं ना कि आप इन चीजों को नॉर्मलाइज, जैसे कि माशरे में हो नहीं रही हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं कि वो करें।
हाँ, मुझे तो लगता है नॉर्मलाइज होनी चाहिए इन चीजों को। और कुद्दूसी साहब की बेवा पे एक सबसे बड़ा एतराज जो खासतौर पे कराची में लोगों ने कहा था कि भाई जो उर्दू स्पीकिंग खानदान है उनकी बिल्कुल गलत अक्कासी की गई है, और ऐसा बताया कि हर औरत जो है वो मतलब डेस्परेट है सेक्स के लिए, शादी के लिए। तो भाई बात ये कि सेक्स कोई मतलब कोई एक बुरी चीज थोड़ी है। मतलब अगर कोई आदमी सेक्स के लिए वो करता है, मतलब जाहिर सी बात है सेक्स है जब भी तो शादियां हो रही हैं। मतलब सेक्स नहीं होता तो वो सेक्स को लीगलाइज करने के लिए हाँ। हो रही है। तो बात ये होती है कि अब यही बातें होती है ना कि आप बोल देते हैं, आप कह देते हैं, फिर उसके बाद जो माशाल्लाह से जो अच्छा, इसमें मैं बाद में आऊंगा। आपने चूंकि कराची की जिंदगी का, मैं आपको जी। ऑफ कैमरा भी बता रहा था, मैंने बहुत दुनिया ट्रेवल किया, कराची मेरा फेवरेट अच्छा। सिटी है। और अभी मैं गया, मैंने जायदा हिना के साथ हाँ। पॉडकास्ट के, अनवर शऊर के साथ, मेरा ख्याल था कि कराची के अदीब बड़े अमीर होंगे, बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, दे वर लिविंग इन दैट फ्लैट हाँ। कल्चर। तो उसको भी जब मैंने करीब से देखा, हम तो डीएचए गए और बाजारों में फिरे, सो इसमें वो जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, बिहारी खानदान है, वो फ्लैट्स वाली लाइफ है, वो इनर कराची वाली लाइफ है, जिसमें हम खुद भी देखते हैं कि वो अरबपति मेमन भी होंगे तो पैसे खर्चते हुए उनकी जान जाएगी। सो उसकी इतनी अच्छी डिपिक्शन आपने की, जिसके पीछे आपने बताया भी कि आप अरे अपना- लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेमन लोगों को लोग जो कहते हैं ना कंजूस, मेमन कंजूस हरगिज नहीं होते ये लोग। मैं एक बात बताऊं, एक तो बड़े किफायतशार होते हैं, दूसरे ये अपना लो प्रोफाइल रखते हैं, इनके अंदर शोबाजी नहीं होती। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैंने देखा जब ये चैरिटी करने पे आते हैं मेमन्स, मैं कहता हूँ मेमन को गलत हमारे इधर डिस्क्राइब किया जाता है। मेमन से अच्छी कौम, इनसे ज्यादा चैरिटी करने वाली कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितना ज्यादा कराची में आप देख लें, जितना चैरिटी का काम, टैक्स नहीं देते, चैरिटी करते हैं। नहीं टैक्स टैक्स भी देते हैं। और दूसरे बेसिकली शरीफ कौम है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेमन आपको बहुत शरीफ लोग मिलेंगे, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। तो लेकिन जो कदूसी साहब की बेवा हाँ। में कराची की डिपिक्शन है, एक जी। तो ये बताएं कि नाजमाबाद का लड़का आदमी बन के लाहौर के कंटोनमेंट में आ बसा, हाँ। ये फ्रिक्शन नहीं आएगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? नहीं यार, बस मुझे असल में ना आप भी लाहौर उर्दू स्पीकिंग है। मेरा बस अजीब गरीब, कुछ पता नहीं उर्दू स्पीकिंग कहलाया जाऊंगा या नहीं कहलाया जाऊंगा, वो एक बहुत अलग एक कहानी अच्छा। है, अजीब सी कहानी है। लेकिन हाँ यार देखिए, मैं जब आया लाहौर मुझे थोड़ा सुकून चाहिए था। और जब मैं आया तो घर भर मैं देख रहा था, तो वही इत्तेफाक से मैंने नहीं सोचा कि मुझे कैंट में लेना है। मैंने कहीं, मेरी कोई ये नहीं थी कि मुझे कैंट में लेना है, कहीं लेना है, इत्तेफाक से। तो अच्छा, क्योंकि मैं कराची में अपार्टमेंट में रहता था, तो मैं लाहौर में सोचा था मुझे कोई अपार्टमेंट मिल जाए। तो मैं मॉल ऑफ लाहौर, उस जमाने में मॉल ऑफ लाहौर के ऊपर जो अपार्टमेंट है, तो मैं वहां शिफ्ट हुआ। पहले मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में था, फिर मैंने तीन कमरों वाला अपार्टमेंट ले लिया। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं गया कि मुझे कैंट में लेना है, इधर लेना है। लेकिन हाँ, शुरू में मेरी तरजीह जो थी वो मकान की थी। तो मकान की नहीं थी, सॉरी, फ्लैट की थी, इसलिए मैंने फ्लैट लिया। अच्छा, कैंट फिर जब जाहिर सी बात है मैं रहने लगा, तो आप किसी भी इलाके में अगर आप 5 साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं, तो फिर आप उस इलाके के आदी हो जाते हैं। और मैं क्योंकि काहिल बहुत हूं ना, तो मुझे ये था कि यार अब ये समझ में आ गया है, इधर के रास्ते समझ में आ गए, क्योंकि मुझे रास्ते भी समझ में नहीं जो आते। काम आप करते हैं हाँ। उसकी तो बड़ी मार्केट कराची में है, फिर वो कौन सा सुकून था जिसके लिए आपने ये हिजरत की है? यार देखिए, कराची जो मैंने अपने बचपन में देखा ना, क्योंकि मेरी 1971 की पैदाइश है, 18 मार्च, तो हमने जो देखा है ना कराची, वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, वो एक आइडियल शहर था। लेकिन वही बात, वो जो धीरे धीरे MQM और जो दूसरा सियासी जो एक जो चलता रहा वहां, जो सारे झगड़े वगड़े, ये वो, उसने कराची को क्या किया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मतलब वो जो बचपन था जब कराची खुला खुला सा, और दरख्त आपको नजर आते थे, लेस डर्टी। हाँ, और मतलब कराची तो माना जाता था, कराची की तो लोग मिसालें दिया करते थे कि कराची क्या वो है। मतलब इलाके ऐसे ऐसे खूबसूरत, PCHS मुझे याद है, मैं बचपन में जाता था, मुझे इतने खूबसूरत लगते थे। घर पे कैंट आप उधर चले जाएं, फिर अपना इनफैक्ट नाजमाबाद भी बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा एरिया होता था। लेकिन वो धीरे धीरे वो सारी चीजें कहना चाहिए ना, वो जिस तरह कहते हैं ना, जन्नत जहन्नुम में तब्दील होती है। तो वो जो एक सियासी प्रोसेस था या जो भी था, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उसके बाद जो तबाही बर्बादी आई, फिर बाद में क्या हुआ कि इतना मुझे लगने लगा था, क्योंकि मैं लिख भी रहा था, और मुझे लगता था जैसे शहर ना आपके ऊपर चढ़कर आ रहा है, ये शहर। मतलब मुझे पता नहीं है, बहुत सफोकेशन होने लगी थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था सांस बंद हो जाएगा। और अच्छा, मैं लाहौर आता रहता था बीच में, क्योंकि जब मैं जर्नलिस्ट था उस जमाने में भी मैं आता था लाहौर। मुझे शुरू से कुछ होते ना, कुछ शहरों की वाइब होती है, तो मुझे लाहौर हमेशा खींचता था अपनी तरफ। मतलब और अभी तक ये कि मुझे 9 साल हो गए इधर आए हुए, मुझे कभी एक सेकंड के लिए मुझे ये नहीं हुआ कि यार मुझे
मैं क्यों आ गया कराची छोड़ के। लेकिन कराची जाहिर सी बात है मेरा होम टाउन है, जन्मभूमि है, और जो कराची मैंने देखा हुआ था, तो उस जिसने वो कराची देखा हो ना, मतलब अपने होशो हवास में देखा हो, उसके बाद इस कराची में ना उसका सरवाइव करना बड़ा, मतलब मुझे लगता है मेरे लिए हो गया था मसला। और जाहिर सी बात है मेरे पास वसाइल थे तो मैं आ गया, जब नहीं होते मेरे पास में कभी भी नहीं आता।